बच्चों इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी, क्योंकि मैंने चीज पूछा नहीं आप सबसे, सबको विजिबल है? हाँ यस, सर। ओके, थैंक यू बच्चों. So by combining the basic gas law, namely Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law, an ideal gas equation can be obtained. An ideal gas equation can be obtained. Can be obtained. अब बच्चों मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा, बाकी कोई और जवाब नहीं देंगे. तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट अपना कौन सा था? बाय बॉयल्स लॉ. बच्चों मैं इन तीनों लॉ को कंबाइन कर रहा हूँ, बट आप लोगों को मैं तीनों लॉ करा चुका हूँ, तो मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे इसका आंसर देगा. बाय बॉयल्स लॉ. सेकेंड बच्चों बाय चार्ल्स लॉ, ध्यान से देखिएगा आप. बाय चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. एंड थर्ड क्या था बच्चों? बाय एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ. ओके, सो मैं अभी पूछना चाहता हूँ किससे? मैं आयुष से पूछना चाहता हूँ. आयुष, कैन यू टेल मी बॉयल्स लॉ क्या है? यस आयुष. आयुष, मुझे बस इसका स्टेटमेंट नहीं चाहिए. यस सर. मुझे इसका रिलेशन चाहिए. यस, हेलो बॉयल्स सर. लॉ क्या कहते हैं बच्चों? बॉयल्स लॉ हमें किसके बीच रिलेशन बताता है? कैन यू टेल मी? सर प्रेशर एंड वॉल्यूम. कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? डायरेक्ट. सॉरी सॉरी, डायरेक्ट इनवर्स. रिलेशन. इनवर्स रिलेशन है. वेरी गुड. ठीक है साकेत, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है साकेत? कैन यू टेल मी? वो आयुष ने बताया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b. ओके, क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p. क्या चलेगा ये? हाँ सर. यस. यस सर. ओके, तो बच्चों कांस्टेंट क्या है? साकेत मैंने आपसे पूछा इसमें कांस्टेंट क्या है? कैन यू टेल मी? साकेत, कैन यू हियर मी? कि बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है? बच्चों मैंने आपको बताया था थोड़ा 4 पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स. बच्चों यहाँ पे दो मैंने ये भी बताया था कि हमें गैस दो के बीच में रिलेशन बताएंगे और दो कांस्टेंट होगा. यहाँ पे बच्चों रिलेशन किसका है? वॉल्यूम और प्रेशर का है. तो कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल. क्लियर बच्चों? T एंड N इक्वल टू कांस्टेंट. यस. अब मुझे जानवी बताएंगे. जानवी, बाय चार्ल्स लॉ हमें कौन सा रिलेशन बताता है? जानवी प्लीज रिप्लाई यस फास्ट सर. बच्चों. जानवी, मुझे चार्ल्स लॉ का रिलेशन चाहिए. क्या आप बता सकती हो चार्ल्स लॉ में किसके बारे में बताता है? कौन सा रिलेशन देता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर. कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट. वेरी गुड. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वेरी गुड. मीत, इसमें कांस्टेंट क्या है? कैन यू टेल मी? मीत, फास्ट मीत, कैन यू टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट हियर? मीत. ओके, मोहित, मोहित, सची, सची, क्या बात है कोई बच्चे रिप्लाई नहीं करें? अभिषेक, कैन यू रिप्लाई? अभिषेक, अभिषेक, क्या बात है? निर्वेद, निर्वेद. बच्चों नो नो, कांस्टेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर बच्चों चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच डायरेक्ट रिलेशन देता है तो कांस्टेंट क्या है बच्चों यहाँ पे? कांस्टेंट बच्चों प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. बच्चों प्लीज इसे याद रखिएगा, नहीं तो यहीं पे आप लोग का मार्क्स कट जाएंगे. बच्चों आप एवोगैड्रोस लॉ, साकेत, साकेत, एवोगैड्रोस लॉ के बीच का रिलेशन बता सकते हैं आप? फास्ट बच्चों. साकेत, व्हाट हैपेंड? या कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? किसान, किसान, यस राहुल, सर. किसान, सर हमें वॉल्यूम, एवोगैड्रोस. यस सर टेल मी. वॉल्यूम इज वॉल्यूम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. वेरी गुड. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ये थर्ड हो गया. कांस्टेंट क्या है? सर प्रेशर एंड टेम्परेचर. वेरी गुड. प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. यस श्रेयस, आपने रेज हैंड किया था, क्या पूछना है श्रेयस? श्रेयस, कैन यू नहीं टेल सर, मी? वो आंसर ही बताने के लिए. ओके ओके श्रेयस. बच्चों अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने तीनों लॉ लिख चुका हूँ. अब मुझे क्या करना है बच्चों? इन तीनों लॉ को कंबाइन करना है. जब मैं इन तीनों लॉ को कंबाइन करूंगा तो मैं क्या देखूंगा बच्चों? प्रेशर अपना लेफ्ट साइड में है, सॉरी, वॉल्यूम क्या है बच्चों? लेफ्ट साइड में है.
और राइट साइड में क्या है बच्चों, वॉल्यूम का एक प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, बट नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के साथ क्या है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, बाय कंबाइनिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कंबाइनिंग by combining equation 1, 2 and 3 हमें क्या मिले बच्चों, वॉल्यूम is directly proportional to number of moles and temperature but inversely proportional to pressure. क्लियर है? अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, B इक्वल टू आर एन टी डिवाइड बाय पी। यहाँ पे बच्चों आर क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नलिटी कांस्टेंट, called as universal gas constant, universal gas constant। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? ओके, सो हमें क्या मिलेगा बच्चों, पीबी इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? और बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे बाय कंबाइनिंग। अगर पूछा गया है कि व्हाट इज आइडियल गैस, तब आप बच्चों अपने डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बट अगर बच्चों आइडियल गैस नहीं बोला है, सिर्फ इतना है पूरा डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ से स्टार्ट करने के बाद बच्चों आप कहाँ पे एंड करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। क्लियर हुआ? यस। एक और चीज बच्चों, प्लीज डोंट मेंशन हियर गे-लुसिक लॉ, क्योंकि बच्चों गे-लुसिक लॉ हमारे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे रहा है। आप बच्चों क्या करते हो, चारों के चारों लॉ लिख देते हो, जबकि यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन वही गैस फॉलो करता है जो बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को ओबे करे। क्लियर है? यस। सो जो इन तीनों लॉ को ओबे करेगा वही हमें आइडियल गैस इक्वेशन देगा। तो यहाँ पे बच्चों गे-लुसिक लॉ कहाँ से आ गया, आप देखिएगा, आप लोग जब कोई बच्चे पेपर लिखेंगे तो उसमें बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो प्लीज बच्चों आप तीन लॉ ही लिखिए, चौथा लॉ यहाँ पे मेंशन मत कीजिए। ओके, आई होप बच्चों आप सबको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बच्चे यहाँ पे एक और मैं रिलेशन आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यस, अब हम यहाँ पे एक और रिलेशन ड्राइव करेंगे। बच्चे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का सॉल्व हो गया है। अगर क्वेश्चन आता है ड्राइव आइडियल गैस इक्वेशन, तो बच्चों आपको यहीं पे फिनिश करना है। क्लियर है? अब मैं यहाँ से आपको एक नया रिलेशन ड्राइव करता हूँ, रिलेशन between molar mass and density of a gas, of an ideal gas। ओके, सो बच्चों भी यहाँ पे देखो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों आइडियल गैस क्या है अपना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, कैन यू टेल मी? यस बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, फास्ट बच्चों? PV is equal to nRT। वेरी गुड, पीबी इक्वल टू एनआरटी। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, एन यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन हियर? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल एन क्या होता है? सॉरी गिवन वेट बाय, क्या बोले आपने? वेरी गुड, मतलब बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मास स्मॉल एम अपॉन मोलर मास कैपिटल एम, लिख सकता हूँ इसको ऐसा? आप लोग बोलिए बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ओके बच्चों, जब मैं अगर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सो अभी मैं बच्चों इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कोई किसी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? अभी देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, पीबी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। यस, अब आगे देखना बच्चों, मैं क्या करता हूँ, सो पी इंटू कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन वी आर टी, ऐसा मैं कर सकता हूँ बच्चों? यस यस सर।
Yes, और sir. बच्चों जरा मुझे ये बताइए, इस ये m अपॉन b क्या है? यहाँ पे जो डेंसिटी m और v मिल, वेरी गुड बच्चों। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, p इंटू एम इज नथिंग बट dRT। ओके, आप यहाँ पे क्या बताएंगे? डेंसिटी, डेंसिटी d इक्वल टू मास m अपॉन वॉल्यूम। चलेगा बच्चों? यस, यस सर क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बच्चों अभी आके देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पी को इधर लेके आता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? मोलर मास m इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। क्लियर हुआ? देखो बच्चों, रिलेशन हमें मिल गया। और एक कौन सा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, क्योंकि हमने यही इक्वेशन एवोगैड्रोस लॉ में भी ड्राइव किया था बच्चों। सो हमें क्या मिला था? सी हियर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। वहां पे क्या था बच्चों? प्रेशर और टेम्परेचर क्या थे? कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, आर तो अपना बच्चों ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा? मोलर मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर हुआ? सो यही बच्चा आपका क्या, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास and density of a gas, density of a gas। क्लियर बच्चों? अभी आप सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो बच्चों आप डिराइव कैसे करोगे? क्योंकि दोनों से आपको मिल रहा है, आपको एवोगैड्रोस लॉ से मिल रहा है और आइडियल गैस इक्वेशन से मिल रहा है। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी ड्रॉ कर सकते, ड्राइव कर सकते हो। चाहे आप एवोगैड्रोस लॉ से ड्राइव करो या आप आइडियल गैस इक्वेशन से ड्राइव करो। क्लियर माय पॉइंट? सो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस 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 बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ आर। आपने किसी बच्चे ने बोला था कि सर वैल्यू ऑफ आर उसको हम जूल पर केल्विन पर मोल से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसमें और भी वैल्यूज होते हैं। सो बच्चा तो हम वही देखेंगे कि आर के कौन कौन से वैल्यू होते हैं। तो क्वेश्चन बच्चा आपका कैसा रहेगा? डिड्यूस द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कैसा रहेगा बच्चों? डिड्यूस the value of gas constant। प्लीज माइक बंद करके बच्चों आप लोग, क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब होगा, मुझसे नहीं। reduce the value of gas constant R in different unit। प्लीज माइक बंद रखिए बच्चों, डिस्टर्ब आप लोग को ही हो रहा है। डिफरेंट यूनिट्स। सो बच्चों अगर हमें वैल्यू ऑफ आर को डिड्यूस करना डिफरेंट यूनिट में, तो कौन कौन से यूनिट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमें पता है कि आर का यूनिट कौन सा होता है बच्चों? वैल्यू ऑफ आर ओके इन लीटर एटमोस्फेयर। ध्यान से देखिए बच्चों, पर केल्विन पर मोल। एक ये भी उसी का यूनिट है बच्चों। तो हम इसको डिराइव, हम इसको डिड्यूस कैसे करेंगे? अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल आपको मार्क्स देखना है कितने मार्क्स का है। तो सिंपली आप यहाँ से लिखेंगे कंसीडर सब में बच्चों यही पॉइंट आपको लिखना है। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन एट एसटीपी। एसटीपी तो बच्चों आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, सो हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो बच्चों आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीबी इक्वल टू एनआरटी। यस, सो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है? आर फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा? पीबी अपॉन एनटी। अब रख देते हैं बच्चों, पी क्या है? आइडियल बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पी क्या है? 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटीएम मल्टीप्लाई बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना होगा बच्चों एसटीपी पे? 273 केल्विन। ओके, सो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अराउंड कितना वैल्यू आएगा? एनीबॉडी टेल मी? 0.0833 वेरी गुड बच्चों, 0.0833 है। ओके, 0.0821। यूनिट क्या रहेगा बच्चों? सेम, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स
मोल इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर हुआ बच्चों, आप लोग को एक आ गया। अब दूसरा पहुंचते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। सो बच्चों सिंपली आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा देना है। दूसरा में आते हैं बच्चों, दूसरा मैं दूसरे पेन से ही आपको दिखाता हूँ, इससे आपको क्या रहेगा किस प्रॉपरली समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट। सो सेम बच्चों वही चीज लिखेंगे, कंसीडर वन मोल ऑफ एन ideal gas equation at STP. STP is what, standard temperature pressure। सेम बच्चों PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT। सो बच्चों R इक्वल टू क्या हुआ, PB अपॉन NT। अब बच्चों वैल्यू रखते हैं। बच्चों जब हमें जूल में इसको लेके आना है तो प्रेशर में किस में हो जाएगा बच्चों, ऐसे यूनिट में आ जाएगा, मतलब पास्कल में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वन एटीएम को जब हम 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 1.01, ऐसे कुछ है ना बच्चों, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है। यस टेल मी बच्चों, मल्टीप्लाई बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यस अपॉन बच्चों नीचे सेम ही रहेगा, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। ओके सो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, आर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, टेल मी फास्ट। $8.314 ना, Yes, sir. 8.314. 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर बच्चों, ये आपका वैल्यू आ गया किसमें, जूल पर केल्विन। और बच्चों हमने इसमें क्या किया है, हमारा एसटीपी पे बच्चों, बट एसटीपी पे हमारा क्या था, प्रेशर क्या है 1 एटीएम। हमने एटीएम को किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके और वॉल्यूम भी बच्चों अपना 22.4 लीटर ही है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 किया, मतलब 10⁻3। क्लियर आप लोग को, यस। सो हमने इसे कन्वर्ट किया है बच्चों सिर्फ, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, एसटीपी ही है। ओके अब तीसरा देखते हैं बच्चों, थर्ड देखते हैं। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ आर इन, अब बच्चे जूल है ना, जूल को हम थोड़ा कैलोरी में लेके आते हैं, किसमें लेके आते हैं बच्चों, कैलोरी में। कैलोरी वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो बच्चों अब इसमें क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे सर कैलोरी कैलोरी मोल इनवर्स में क्या होगा। बच्चों आपको पता है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है बच्चों। यस 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल बच्चों, प्लीज। कुछ बच्चों 4.184 जूल होता है। यस जिससे आप अप्रोक्सीमेट बच्चों 4.2 जूल भी लिखते हो, एम आई राइट। यस सो बच्चों यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 8.314 डिवाइड बाय 4.184। सो हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों, अराउंड कुछ 1.9 कुछ 1.988 के आसपास आएगा ना बच्चों, क्या बता सकते हैं कितना आएगा, 2 calorie per Kelvin per mole. या बच्चों इसको हम मतलब अप्रोक्सीमेट, अगर 4.2 लेंगे तब उतना आएगा बच्चों, लेकिन अगर हम 4.184 ले रहे हैं तो 1.98 समथिंग कुछ आएगा, 987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एम आई राइट, क्या यही आ रहा है। Yes, sir. यस अब बच्चों अगर हमें इसको अर्ग पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका वैल्यू है बच्चों, वैल्यू ऑफ, सबको विजिबल है ना, कैन यू एक्सप्लेन अगेन 1 2 3, ये क्या 1 2 3, ये क्या है बच्चों, फिर से इसको बताना है मुझे। कुछ नहीं बच्चों देखिए, ये जो हम आर का जो वैल्यू आप जो बोलते हो सर डिफरेंट यूनिट में कैसे होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ बच्चों,
कि जो R का जो वैल्यू है सब ST पे ही आता है। हम सब में क्या करते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन ही कंसिडर करते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन कितने मोल पे लेते हैं, 1 मोल। और कौन सा कंडीशन बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। और आप सभी को पता है बच्चों, 1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जब बात करते हैं तो प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm, और टेम्परेचर कितना बच्चों, 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। सो उसी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिया, पीबी इक्वल टू एनआरटी, आर हमें क्या मिला, पीबी अपॉन एनटी, वैल्यू पुट कर दिए। ओके, जब मुझे एटीएम में चाहिए तो प्रेशर किस में आएगा, एटीएम में। ओके, और वॉल्यूम अगर मुझे लीटर में चाहिए तो वॉल्यूम किस में आएगा बच्चों, लीटर में। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है बच्चों, अगर हमें जूल में चाहिए तो हमारा जो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और बच्चों वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो मैं बस वही कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग का। अंडरस्टूड? यस। फिर उसके बाद बच्चों जब हमें कैलोरी में चाहिए था तो हमें पता है कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.184 जूल के बराबर होता है। सो हमने क्या किया, इस आर को इससे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1.97 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अंडरस्टूड? अब इसके बाद बच्चों चौथा अपना क्या है, वैल्यू ऑफ आर इन अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बच्चों ये क्या आपका सीजीएस यूनिट है, क्या है, सीजीएस यूनिट है। अगर सीजीएस में कोई पूछता है तो आप क्या करोगे बच्चों, सेम आपको वही यूज करना है। क्या बच्चों, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन एट एसटीपी। क्लियर बच्चों? तो अब सेम आपको वही यूज कर लीजिए, आर इक्वल टू पीबी अपॉन एन टी। ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रेशर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों। प्रेशर का आपको बच्चों एक और चीज पता है, जब आप अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे होता है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, एच रो जी। ओके, आपने बच्चे फॉर्मूला देखा भी होगा, प्रेशर इज नथिंग बट हाइट मल्टीप्लाई बाय रो, पता है बच्चों, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मल्टीप्लाई बाय बच्चों वॉल्यूम डिवाइड बाय एन इंटू टी। जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये जो आपका हाइट कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, मल्टीप्लाई बाय रो आपका बच्चों डेंसिटी कितना है, 13.595 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जी कितना होगा बच्चों आपका 980.66 ओके सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा बच्चों 224 सेंटीमीटर क्यूब। सबको विजिबल है? यस। फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8.314। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर हुआ आप लोग को? तो बच्चों इस प्रकार आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है। अंडरस्टूड? आई होप सबको समझ में आ गया। यस हेलो सर। यस, टेल मी। सर ये अर्ग क्या है? बच्चों जूल का सीजीएस यूनिट होता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब एनर्जी चैप्टर आप पढ़ते हो तो रिलेशन बिटवीन आपको मिलता है जूल और अर्ग का। 1 जूल इज नथिंग बट 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्लियर है? यस आप सर। बच्चों ऐसे भी इसको कर सकते हो कि 1 जूल, आप यहाँ पे बता सकते हो कि 1 जूल इज नथिंग बट 10⁻⁷ अर्ग। सो बच्चों ऐसे भी आप करके इसको जूल को इसमें एक्सप्रेस कर, क्योंकि बच्चों आप देखोगे कि 8.314 इंटू 10⁻⁷ नहीं है। इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बताया बच्चों कि अगर आप डायरेक्टली अगर इसे करोगे इस प्रकार तो कैसे आएगा। यहाँ पे प्रेशर बच्चों का किसमें चला जाता है, हाइट डेंसिटी ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय एनटी। आपको पता है बच्चों प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बैरोमीटर कहते हैं। यस, हैव यू हर्ड बैरोमीटर का? आपने नाम सुना है बच्चों? नो सर। बच्चों बैरोमीटर मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। सो उसमें बच्चों जो आपका जो मरकुरी, इसमें एक मरकुरी होता है कि सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, नीचे मरकुरी लगी थी है। मरकुरी क्या होता है, उसके हाइट को हम सेंटीमीटर एसजी लिखते हैं। क्लियर हो? सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर मरकुरी होता है। फिर बच्चों उसका डेंसिटी और ग्रेविटी भी देखते हैं। क्लियर हुआ?
सो अगर आपको बच्चों ये कंफ्यूज लगता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली ये बताओगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, सो देयरफॉर आर इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। इतना आप लिख दीजिएगा डायरेक्टली। गॉट इट? आपको देखना है बच्चे कितने मास का है। यस टेल मी। सर ये 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी 1 एटीएम होता है ना? हाँ बच्चों। ओके। देखिए बच्चों और हमें यहाँ पे 80 बोलो ना, हमें यहाँ पे हमें अगर हम इसको एटीएम कर देते हैं तो अपना पूरा यूनिट ही बदल जाएगा। गॉट इट? तो इसके लिए बच्चों में इसके अकॉर्डिंग जाना था। सर हम लोग ये आर की वैल्यू फ्रैक्शन में रख सकते हैं? आर की वैल्यू फ्रैक्शन में जैसे कि ये हाँ फर्स्ट में 1/12 रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि हाँ ये भी आप कंपलसरी है कि ये यही वैल्यू लिखना है कि हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? बच्चों फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबके पास आंसर शीट में यही लिखा था 0.0821। अगर आप बच्चों 1/12 करके लिखोगे तो क्या रहेगा कि वहाँ पे हाफ मार्क्स ही आपको मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो कम नहीं सर, आप इसको वो सम डेसिमल सॉल्व में लेके आ जाओ। हाँ कर सम सॉल्व करते हुए तो आप कर सकते हैं, सम सॉल्व करते हुए कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आंसर आपको बच्चे इसी में आना चाहिए। तो सर हम लोग को उधर क्लियर शो हुआ? करना पड़ेगा? यस, ये सब शो करना पड़ता है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको ऐसे ही आएगा, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस यूनिट। अगर बच्चों गैस कांस्टेंट का वैल्यू इस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? आप जैसे Yes, चाहिए sir. बच्चों वैसे कीजिए, मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बता दिया है। Okay, sir. अंडरस्टूड? Thank you, sir. जैसे बच्चे देखिए मैंने यहाँ पे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 बता दिया। वैसे बच्चे यहाँ पे आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बता दीजिए 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, बस आर इक्वल टू 8.31 into 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? अंडरस्टूड? Yes, sir. सो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपना जो लास्ट पार्ट है वो क्या है बच्चों? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा भी था कि बच्चों आप पढ़ के आइएगा, और मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरे पढ़ के आए होंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है मेरा, श्रेयस ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं श्रेयस, बट थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखो कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ओके यार चलो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जरा बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा लॉ जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों आपने कभी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में सुना है? अगर आप सुने हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। यस, यू हैव हर्ड एनीथिंग अबाउट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? कुछ भी बच्चों जो भी आपने हर्ड सुना है वो मुझे बता दीजिए। यस, किसने कुछ सुना है डाल्टन लॉ के बारे में? चलिए ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। बच्चों डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं, देखिए मैंने बच्चों एक सिलेंडर एक कंटेनर ले लिया है। ओके देखिए एक कंटेनर है बच्चों, ओके, और एक कंटेनर क्या है बच्चों? सील्ड है। क्लियर? क्या है बच्चों? ये सील्ड है, क्लोज कंटेनर है। और इस क्लोज कंटेनर बच्चों कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। आप बच्चे समझ गए होंगे कि नॉन रिएक्टिव गैसेस मतलब क्या? बच्चे गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके सो और बच्चे ये जो नॉन रिएक्टिव गैसेस जो इसके अंदर हैं, ओके सर, लाइक नोबल गैस। यस बच्चों, नोबल गैस। क्लियर है? सो हम इसी की बात कर रहे हैं बच्चों, हम आइडियल गैस की बात करने जा रहे हैं अभी यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सो क्या बच्चे देखिए एक और चीज आप याद रखिएगा बच्चों, नोबल गैस भी रिएक्ट करते हैं। ओके नोबल गैस में आपका जेनॉन जो है वो भी कंपाउंड फॉर्म करता है, जो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। सो ऐसा आप नोबल गैस को नॉन रिएक्टिव गैस नहीं बोल सकते हैं। ओके सो देखो बच्चों इसके अंदर क्या है बच्चों? कुछ नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। यस क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। यस निर्वेदम। सो नॉन रिएक्टिव गैस है बच्चों। सो डाल्टन लॉ ने क्या बताया कि जो नॉन रिएक्टिव जो गैस है उनका जो टोटल प्रेशर है वो हमें कैसे मिलेगा बच्चों? सो टोटल प्रेशर जो है वो इन नॉन रिएक्टिव गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अब हमें वही पार्शियल प्रेशर डिराइव करना है कि वो है क्या। क्लियर है? सो हमें डाल्टन लॉ का ही यूज करके हमें मिलेगा बच्चों। सो डाल्टन लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द total pressure is nothing but a partial pressure of this non-reactive gases.
क्लियर है, जिसको मैं जनरली बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बच्चों ये कब होगा, ये कब मिलेगा आपको, जब आपका, ध्यान सुनिए बच्चों, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप देख लीजिए बच्चे, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो बच्चों नॉन रिएक्टिव गैस तो आपको पता है कंप्लीटली कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका मोमेंट तो, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा ही रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो बच्चों जिस कंटेनर में रहेंगे उसके वॉल से कोलाइड करते रहेंगे हमेशा, और जब कोलाइड करते रहेंगे बच्चों तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन एक दूसरी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या होगा बच्चों की वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये पी टोटल क्या होगा, इन नॉन रिएक्टिव गैसेस की सम के इक्वल होगा। क्लियर है। सो देखते हैं कि डाल्टन लॉ ने डिफाइन कैसे किया है। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर डिफाइन दैट मींस इट स्टेट दैट, ध्यान सुनिए बच्चों, इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of partial pressure of individual gases in the mixture. Individual gases in the mixture. क्लियर बच्चों आप लोग को? यस, यही क्या है बच्चों आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जिसको मैंने मैथमेटिकली भी आपको बता दिया। अब हम इसको डिराइव करते हैं बच्चों। अब हम इससे क्या करते हैं, आगे डिराइव करते हैं। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, पीबी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है। ओके, ध्यान सुनिए बच्चों। सो बच्चों पी क्या हो जाएगा आपका, मैं ऐसा लिख दूं, एन आर टी अपॉन वी। ओके, अब आप बोले कि सर आपने एन आर टी अपॉन वी क्यों कर दिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि वी और टी क्या है, कांस्टेंट है। और बच्चों अगर वी और टी कांस्टेंट है तो आर तो बच्चों आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस यस बच्चों, हेलो, ये व्हाट हैपेंड, कुछ तो बोलिए आप लोग। जानवी बच्चों प्लीज थोड़ा सा आप रिप्लाई करते रहिए आप लोग, तभी मजा आएगा पढ़ने में। सो बच्चों एक क्लियर हुआ। अभी देखो मैं इसको पार्शियल प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, जो बच्चों मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया, P1 P2 P3 प्लस दैट रेस्ट, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस कैन बी रिटेन in terms of ideal gas equation at constant temperature and volume is क्या हो जाएगा बच्चों, P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V। यस, यही होगा ना बच्चों। P2 इक्वल टू N2 RT अपॉन V, yes or no? P3 इक्वल टू N3 RT अपॉन V, बच्चों ऐसे ही होगा ना? यस हाँ बच्चों। Yes, तो बच्चों इस पूरे इक्वेशन को मैं बच्चों क्या देता हूँ, 3, इसको मैं 2 दे देता हूँ। क्या देता हूँ? 2 देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक और रिलेशन ड्राइव करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P1 अपॉन RT डिवाइड बाई V, यही होगा। यस, और N2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P2 डिवाइड बाय RT अपॉन V। यस, और N3 इक्वल टू P3 डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय V, यही होगा। इसी बच्चे इस पूरे को मैं इक्वेशन क्या देता हूँ, 3 देता हूँ। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? yes, यहाँ sir. तक सबको क्लियर है? अब देखना बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, चलेगा? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
substituting equation 2 in equation 1. So हमें क्या मिलेगा बच्चों? P total is equal to N1 RT divided by V plus N2 RT divided by V plus N3 RT divided by V plus डेट डेट यही मिलेगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? कॉमन क्या मिलेगा बच्चों? RT डिवाइड बाय V मेरा कॉमन आ जाएगा। यस, और अंदर क्या मिलेगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डेट डेट। यस, सो बच्चों मेरा P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? P टोटल इज नथिंग बट N टोटल RT डिवाइड बाय V, यही होगा। यस और नो? Yes. यस बच्चों, यस बच्चों। Yes, sir. सो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? P टोटल को मैं ऐसे लिख दूं इसको, N टोटल इज इक्वल टू P टोटल डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय V, ये चलेगा? यस, यस बच्चों। Yes, sir. सो बच्चों मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, उसको 4 दे देता हूँ। ध्यान से भी देखिएगा आप लोग बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन लेकर आते हैं। आप सबको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सो चलिए बच्चों, नाउ द मोल फ्रैक्शन of any individual gases in the mixture is given by क्या होगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? अगर बच्चों सपोज कीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 फाइंड करना है, मैं अगर x1 करता हूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा? कैन एनीबडी टेल मी? x1 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? N1 अपॉन टोटल N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 मिलेगा कि बच्चों N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 मिलेगा? N1 बच्चों जो हम यहाँ पे लेते हैं, ओके वेरी गुड। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूं? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डेट यही मिलेगा। यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? x1 इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल, ऐसा कर दो चलेगा? यस सर। तो बच्चों अभी आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन को मैं 5 दे देता हूँ, ओके, और यहाँ से बच्चों हम उठाते हैं। यहाँ पे आपने देखा बच्चों N1 क्या है आपका? सीधा दिस वन P1 अपॉन RT डिवाइड बाय B, और यहाँ पे बच्चों N टोटल क्या है? P टोटल अपॉन RT डिवाइड बाय B। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5, ऐसा कर दूं मैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 4 इन इक्वेशन 5। सो मैं क्या मिलेगा बच्चों? x1 इक्वल टू P1 अपॉन RT डिवाइड बाय B, ओके, इनटू RT डिवाइड बाय B अपॉन P टोटल, यही मिलेगा ना बच्चों हमें? ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज गिवन? P1 इक्वल टू x1 इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। यस, इट मींस व्हाट? पार्शियल प्रेशर P1 हमें किसके इक्वल मिला बच्चों? x1 इंटू P टोटल। यस, यही मिलेगा ना बच्चों हमें? यस और नो? फिर बच्चों अगर हम इसके आगे भी सॉल्व करें तो बच्चों हमें P2 क्या मिलेगा? P2 इक्वल टू x2 इंटू P टोटल। यस, यस और नो? यस सर। सर सॉरी बट नहीं समझा। क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझे बोलो आपको। यस, यस बच्चों क्या नहीं समझे हो? प्लीज बताइए मुझे। हमने क्या किया बच्चों? ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हमने हमारे लॉ है, क्लियर है? इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा क्या करता है? पी टोटल किसके बराबर बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव इंडिविजुअल नॉन रिएक्टिव गैसेस है बच्चों। तो हमें इसी को सॉल्व कर रहे हैं कि हमें देखिए बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ पे P1 दिया था, और P1 किसके बराबर आ रहा है बच्चों? P1 हमारा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय P टोटल के बराबर आ रहा है, क्लियर है? यस, देखो बच्चों P1 इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। यस, अगर बच्चों हम इस पूरे को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ये P टोटल तो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? सो हमें क्या आएगा? सिर्फ मोल फ्रैक्शन के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है आपका।
क्लियर है? सो does, इसका मतलब क्या बच्चों? does partial pressure of a gas, partial pressure of a gas is obtained, partial pressure of gas is obtained by multiplying, thus partial pressure of gas is obtained, yeah, thus partial pressure of a gas is equal to the product of mole fraction is equal to the product of mole fraction and total pressure of a gas, total pressure of a mixture of a gas. क्लियर बच्चों आप लोग को? यस, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. यस, टेल मी. यस बच्चों, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो बच्चों, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप लोग को पूरा अभी यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा. चलिए, क्योंकि बच्चों जब तक हम कोई एप्लीकेशन बेस्ड चीजें नहीं करते हैं तब तक हमें पूरे डेरिवेशन का पता नहीं चलता है. आप बच्चों बहुत सिंपल था. मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, मुझे इसके अकॉर्डिंग जाना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन लिया. आइडियल गैस को मैंने क्या कहते हैं बच्चों, मुझे क्या चाहिए था, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए था. जब मैंने बच्चों वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो मुझे पता है आर भी तो कांस्टेंट ही है. सो पी का बच्चों डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों पी हमारा क्या रिलेशन दे रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दे रहा है. यस और नो? यस. सो हमें इससे मतलब नहीं था बच्चों, हमें किससे मतलब था, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए था. तो इसको मैंने जो पी आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर है उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट किया व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट. सो हमने क्या किया बच्चों, P1 इक्वल टू N1 RT डिवाइड बाय B, P2 इक्वल टू N2 RT डिवाइड बाय B. इस प्रकार हमने आगे बढ़ गए. फिर उसी यहीं से बच्चों मैंने N1 फाइंड कर लिया तो मुझे N1 क्या मिला, P1 डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय B, मतलब RT अपॉन B को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया. गॉट इट? फिर आगे जब मैंने देखा बच्चों तो इस वैल्यू को इक्वेशन जो 2 था उसको मैंने किसमें पुट किया, इक्वेशन 1 में. तो मुझे क्या मिला बच्चों, P टोटल किसके बराबर मिला, N टोटल RT डिवाइड बाय B. तो मैंने यहाँ से क्या फाइंड किया, N टोटल फाइंड किया, जो मुझे P टोटल डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय B मिला. फिर इसके बाद बच्चों मुझे जब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है तो मुझे क्या चाहिए था, मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट. सो यही है बच्चों, नंबर ऑफ वन कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट. सो x1 किसके बराबर होता है, N1 अपॉन N टोटल. और हमने N1 और N टोटल फाइंड किया था तो यहीं पे पुट कर दिए. सो हमें क्या मिला बच्चों, x1 इज नथिंग बट P1 अपॉन P टोटल. और P1 किसके बराबर आ गया, x1 इंटू P टोटल के बराबर. इसका मतलब बच्चों पार्शियल प्रेशर जो है हमारे किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सर. क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. नोट डाउन ऑल ऑफ यू, नोट डाउन द न्यूमेरिकल. यस, एग्जांपल न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, a neon oxygen mixer contain a neon oxygen mixer contain a neon oxygen mixer contain a neon oxygen mixer contains 70.6 gram oxygen O2 and 167.5 gram Na. If pressure of the mixer, if pressure of the mixer of the gases in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure, मतलब जो PO2 and what is the partial pressure of oxygen PO2 and PNE. क्लियर है बच्चों? इन द मिक्सर मतलब बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन आपको फाइंड करना है. ओके, मतलब फाइंड क्या करना है बच्चों, PO2 और PNE आपको फाइंड करना है.
अब इसे फाइंड कैसे करोगे? अभी ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको वेट दिया गया है, मतलब मास आपको दिया है ऑक्सीजन और नियोन का। तो बच्चों यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करो बच्चों? मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों? 32 और नियोन का कितना होता है बच्चों? 28 होता है। कितना होता है बच्चों? 28। तो यहाँ से पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने बच्चों इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, किसका? ऑक्सीजन का और नियोन का। दूसरा स्टेप बच्चों, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन फाइंड करना है। फिर उसके बाद बच्चों जैसे आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया, पी टोटल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 बार। आपको बच्चों PO2 और PNE मिल जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट कैसे करना है? हेलो हेलो बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं या व्हाट इज से बच्चों? मैं सॉल्व करके दिखाऊं कि आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे? टेल मी फास्ट। बच्चों मैं सॉल्व कर दूं कि आप सॉल्व करके दिखाएंगे हमें? या एनीथिंग यू हैव टू से, जो आप बोलेंगे वही हम करने वाले हैं। मैं सॉल्व कर दूं? प्लीज सॉल्व। ओके ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए यहाँ पर। सबसे स्टेप 1 बच्चों, सबसे पहला हम इसे सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो देखिए NO2, NO2 बच्चों क्या होगा? आपको पता है, आपको मास दिया हुआ है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास बच्चों, मास आपको कितना दिया है? 70.6 डिवाइड बाय 32। सो बच्चों कितना आएगा वो मुझे आप बताइए। फिर बच्चों मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन फाइंड करूंगा, और वो मुझे कितना दिया बच्चों? मास से मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। सो बच्चों मास कितना हुआ है? 167.5 डिवाइड बाय 28। सो बच्चों कितना आएगा? मुझे आप आंसर बताइए सिर्फ। ये तो बच्चों अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों? ये अपना फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप देखते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमें क्या देगा बच्चों? NO2 डिवाइड बाय NO2 प्लस NNE। क्लियर है? NO2 कितना आएगा? प्लीज बच्चों बताइए फटाफट। क्या है बच्चों? NO2 कितना है आपका? 2. वेरी गुड, 2.20। और बच्चों NNE कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन कितना आ रहा है बच्चों? यस फास्ट बच्चों। सर 5.98। वेरी गुड, 5.98। तो बच्चों हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2.20 डिवाइड बाय 2.20 प्लस 5.98। सो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2.20 डिवाइड बाय 8.18। आई थिंक मुझे इतना ही मिलेगा। सो ये किसके बराबर है वो बताइए। फिर बच्चों यहाँ पे XNE फाइंड करेंगे। XNE क्या होगा? NNE डिवाइड बाय NNE प्लस NO2, जो हमें क्या है होगा बच्चों? 5.98 डिवाइड बाय, डायरेक्टली लिख दे 2.20 प्लस 5.98, जो किसके बराबर है बच्चों? 5.98 डिवाइड बाय 8.18। क्या आ रहा है बच्चों? कुछ बताएंगे आप लोग मुझे? इसका कितना है? XO2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों ऑक्सीजन कितना है? यस क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं पता? कितना है बच्चों? टेल मी फास्ट। यस व्हाट हैपेंड? साकेत, जानवी, राहुल, निर्वेद, वेरी गुड, 0.26। आगे बच्चों 26 कुछ है आगे? ओके 268 लिख देते बच्चों। और फिर यहाँ पे बच्चे क्या आ रहा है? 0.73। वेरी गुड, 0.732 कर देते हैं। ओके या अब बच्चों अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। तो पार्शियल प्रेशर कैसे करेंगे बच्चों? PO2, ध्यान से देखिए बच्चों, PO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? XO2 मल्टीप्लाई पे बच्चों P टोटल, और P टोटल आपको कितना दिया बच्चों? 25 बार दिया है। मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? 0.268
मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ रहा है बच्चों, टेल मी। फिर बच्चों पी एन ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एक्स एन ए मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। आई होप बच्चों आप सबको न्यूमेरिकल आगे समझ में कि कितना सिंपल है, 0.732 इंटू 25। यस, कितना आ रहा है बच्चों आंसर, 6.7 6.7। 7 ओके वे 6.7 बार, बार ना बच्चों, वेरी गुड। और फिर इसका कितना है बच्चों, 18.3 18.3 बार। बार। ओके, क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को, तो यही आपका फाइनल आंसर और यही बच्चों आपसे पूछ रहा है। तो पता चला बच्चों कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल बच्चों, आपको सबको गिव में रहेगा, बस इस स्टेप्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, देन बच्चों मोल फ्रैक्शन, देन इसमें पार्शियल पैसा आप निकाल सकते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू, यस। अब किसी को कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ लीजिए, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मैंने बच्चों को न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए, जो भी जिस टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस सर, बात एक मिनट बच्चों, मैंने जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है वो एक्सरसाइज के पीछे के न्यूमेरिकल है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको एग्जाम के लिए बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना है और एक्सरसाइज के बिहाइंड जो भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब आगे बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। चले आगे बढ़े अभी। यस यस, टेल मी निर्वेद। बोलो ना। देखो बच्चों, कॉलेज से रिलेटेड होगा तो हम बताएंगे, लेकिन अगर आईआईटी से कॉन्सेप्ट से है तो हमें अलाउ नहीं है। क्लियर, हाँ डी टू ओ। अब डी टू ओ की बात कर रहे हो ना। नहीं बच्चों, हैवी वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता है। ओके, क्या हुआ, आपने कभी सुना है कि आपने कभी सुना है कि हम डी टू ओ पीते हैं, हमें हमेशा बताया गया कि हम एच टू ओ पीते हैं। आपको पता है डी टू ओ कहाँ पे यूज होता है बच्चों, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, न्यूक्लियर जैसे मतलब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जहाँ पे होता है ना, तो मॉडरेटर को कंट्रोल करने के लिए डी टू ओ यूज करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स। अब आगे बढ़े बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करें कि थोड़ा सा किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। एक नहीं, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों, एनीथिंग एल्स। हेलो, सो बच्चों आगे बढ़े हम लोग, स्टार्ट सर। ओके सीध, वेरी गुड। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी कितने बच्चे हैं, सब लोग निकल गए हैं कि हैं, क्या बात है भाई, बच्चे लोग तो निकल जाते हैं यार, क्यों निकल के जाते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। हाँ 21, एक इंक्लूडिंग मी, मतलब कि एक मैं भी हूँ, तो टोटल 20 बच्चे हैं 40 में से, कोई बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। जो बच्चों जो देखिए, आपको पता है एडवांस के सारे बच्चे रहते हैं क्लास में, मेडिकल के भी सारे बच्चे रहते हैं, सिर्फ मेंस के बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चों मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर बच्चे कम आप लोग रहेंगे तो नुकसान आप लोग का है। क्लियर है, आपको ये तो पता चलना चाहिए बच्चों में क्या लिखना है और क्या पढ़ना है। ओके, इस कोविड की सिचुएशन में अगर आपको यही नहीं पता है कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, तो आप बच्चों आईआईटी और कॉलेज को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको ये नहीं पता अगर हमें कॉलेज के लिए क्या पढ़ना है और आईआईटी के लिए क्या पढ़ना है। तो इसके लिए बच्चों कॉलेज लेक्चर होते हैं कि आपको इतना तो पता चले कि आपको कॉलेज के लिए कितना चीजें लिखनी है, कितना रिलीवेंट है, कितना इरिलीवेंट है। ओके, चलिए बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो हमें एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोई बता सकता है। यस, चलो बच्चों ठीक है, हमें आपसे एक चीज को पूछते हैं। आपने बच्चों हाइड्रोजन गैस देखे हो, आपने किसी ने हाइड्रोजन देखा है। हेलो हेलो, यस बच्चों, हम हाइड्रोजन एलिमेंट की, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं गैस की बात कर, क्योंकि एलिमेंट हाइड्रोजन तो सबने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में।
हाइड्रोजन गैस की बात करें बच्चों, आइए बताइए जो हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में होता है कि H के फॉर्म में होता है? H2 H2 के फॉर्म में। ओके वेरी गुड। क्यों एस? ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन आपने देखा है, ऑक्सीजन O के फॉर्म में रहता है कि O2 के फॉर्म में रहता है? O2 O2 O2। बच्चों आपने कार्बोहाइड्रेट तो देखा ही होगा, कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा नाम है। यस यस बच्चों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देते, कहाँ कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देते हैं। ग्लूकोज तो सबने देखा होगा, ग्लूकोज। Yes, sir. ग्लूकोज yes sir जिसका फॉर्मूला भी आप लोग को बच्चों पता होगा, C6H12O6। yes sir यस ठीक है बच्चों, इसको छोड़ देते हैं। हम सबसे बढ़िया चीज देखते हैं। आप सब लोग पानी तो पीते हो, H2O। yes सब बच्चों नमक भी खाते हैं, हम सब नमक भी खाते हैं, NaCl भी खाते हैं। यस लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो आपने H2 देखा है, H2, ओके, यहाँ पे आपने बच्चों O2 देखा, आपने CO2 भी देखा, आप बच्चों H2O भी देखे हो, आपने बच्चों NaCl भी देखा है, और आपने बच्चों ग्लूकोज भी देखे हो, C6H12O6। ओके, लेकिन बच्चों अगर आप देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोजन तो बच्चों 2 है, ओके, ऑक्सीजन भी बच्चों 2 है, कार्बन और बच्चों ऑक्सीजन भी है, इधर भी दोनों तरफ ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, मतलब CO और इधर भी O। H2 भी बच्चों आपने देखा है, OH, NaCl भी आपने देखा है बच्चों, NaCl। लेकिन बच्चों यहाँ पे एलिमेंट तो बच्चों अलग अलग है, लेकिन हम इनको इस प्रकार कंबाइन क्यों कर सकते हैं? ये इस प्रकार एक साथ में कैसे आते हैं? यस एक साथ में क्यों है? ये एक साथ में covalent क्यों bond ऐसा रहता है बच्चों? ये एक साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ bond अट्रैक्शन है, कोई फोर्स है जो इनको इस प्रकार होल्ड करके रखता है। ओके, वो जो फोर्स है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब उस फोर्स को आप आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो या बच्चों कोवेलेंट फोर्स बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बच्चों है तो कोई तो फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखता है टुगेदर। Clear my point? So those force which hold together the atoms, ions is called what? Chemical bond. So बच्चों हम chemical bond को कैसे दिखाते हैं? एक ऐसा डंडा खींच देते हैं। Yes or no? Am I right? Yes. यही डंडा बच्चों आयनिक बॉन्ड भी कहलाता है, यही डंडा बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड भी कहलाता है, और यही डंडा बच्चों आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ चीजें हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों आपको एरो के फॉर्म में दिखाई देता है। यस लेकिन बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपको 2 चीज दिखता है, एक सिग्मा बॉन्ड दिखता है और एक पाई बॉन्ड दिखता है, लेकिन बॉन्ड तो बच्चों ऐसे ही होते हैं। यस एम आई राइट? और ये जो बॉन्ड जो बच्चों फॉर्म होता है वही 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर फॉर्म होता है। यस और नो? ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो उसी से बॉन्ड फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? यस बच्चों, आप किसी में भी देख लीजिए। यस कहीं पे बच्चों डबल बॉन्ड होता है तो कहीं पे सिंगल बॉन्ड होता है। यस और नो? कहीं पे आयनिक है तो कहीं पे कोवेलेंट है, लेकिन बॉन्ड तो है बच्चों। यस सो बॉन्ड का मतलब क्या बच्चों? अ फोर्स, यस, दैट होल्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलेगा? यस हेलो बच्चों, प्लीज थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे तो मजा है। सर आयोनिक को Yes, sir. लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना बच्चों? सी आपने ठीक है, लाइन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? यस ओके बच्चों ये देखो, ठीक ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ बच्चों। ये देखो आप इसको ऐसे का रिप्रेजेंट कितना है, Na प्लस और इधर बच्चों Cl माइनस। यस ऐसे दिखाते हैं ना बच्चों आप लोग? तो Yes, बच्चों sir. ये yes जो sir प्लस और माइनस न्यूट्रल होकर क्या बनाते हैं? आप इसको क्या लिखते हैं? Na-Cl। आप इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे बच्चों आप इसको नॉर्मली NaCl कर दीजिए। क्लियर है? ये आयंस भी बच्चों क्या करते हैं? आयंस के फॉर्म में बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ओके वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा बच्चों, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड होता है हम केमिस्ट्री में उसको किस प्रकार दिखाते हैं? एक डंडे के फॉर्म में दिखाते हैं। और ये डंडा में क्या बताता है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक डंडा जो बताता है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है?
इस हम जिस डंडे की बात करें बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर भी सोडियम क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस क्लोरीन को देता है, और यहाँ पे क्लोरीन के पास बच्चों आपको पता है टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और हम इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। गॉट इट? यस, तो हमें इस प्रकार बन जाता है Na+1, ओके, और यहाँ पे बच्चों Cl टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट, और ये -1 बनता है। एम आई राइट? यस, फिर इसी को Yes, हम लोग क्या करते हैं, Na-Cl लिख देते हैं। अंडरस्टूड है? तो बच्चों कुछ तो है, क्लियर? अभी 2 इलेक्ट्रॉन से कुछ तो बना, और वो क्या बना बच्चों, बॉन्ड बना, या इन दोनों को जो होल्ड करके रख रहा है वो क्या होल्ड करके रख रहा है बच्चों, फोर्स। क्लियर माय पॉइंट? यस। Yes, sir. अब बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या देखेंगे बच्चों कि 1 बाय 1, जैसे हमें टेक्स्ट बुक में जैसे जाना है, केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों कुछ भी रिलेटेड नहीं है, हमें सारे चीज पढ़ना है, क्योंकि बच्चों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हर एक चीज से, कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों, नॉलेज वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे कॉसेल और लेविस के अप्रोच को देखते हैं, जो उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था। ओके, सबसे पहले बच्चों इनका बॉन्डिंग के बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमने देखा है बच्चों, ये जो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, जो हम बॉन्ड जो दिखा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के ज्वाइंट से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, क्यों एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, उन्हें बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लियर है? स्टेबल होने के वही लिए। चीज हम वेरी गुड बच्चों, कि रीजन क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स क्यों गेन करते हैं? बिकॉज ऑफ बच्चों सिर्फ एक ही वर्ड आता है, स्टेबिलिटी रीजन। और बच्चों इस स्टेबिलिटी को हम किससे कंपेयर करते हैं? हम बच्चों इसको नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करते हैं। ये एम आई राइट? यस बच्चों, yes, क्योंकि sir. हमें पता है कि नोबल गैस क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं, ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते एट नॉर्मल कंडीशन बच्चों, एट नॉर्मल कंडीशन। जब उन्हें भी एक्सट्रीम कंडीशन दिया जाए तो वो भी रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? बट बच्चों नॉर्मली हमें बताया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक बताया जाता है कि नोबल गैस आर इनर्ट गैस, दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस, दे आर हाईली स्टेबल। ओके, इसके लिए उनको नोबल नाम दिया गया है। अंडरस्टूड है? वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि उनका डुप्लेट कंप्लीट है। एम आई राइट? यस बच्चों, Yes, sir. कहीं पर भी बात आती है बच्चों हमारा एक ही वर्ड आता है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि उनका डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट बच्चों हीलियम के केस में आता है, और ऑक्टेट बच्चों नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, इनके केस में आ जाता है। क्लियर है? सब वही चीज हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, कि आप लोगों ने सही बताया कि स्टेबिलिटी की वजह से है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं। और वही बच्चों जो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करते हैं, तो उससे जो बॉन्ड जो फोर्स डेवलप होता है, उसी फोर्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? बॉन्ड के फॉर्म में, और वही कहलाता है केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला अपना थ्योरी क्या है? कॉसेल्स सेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। सो बच्चों सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कॉसेल्स और लेविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग के बारे में क्या बोलते हैं बच्चों? इस थ्योरी से हमें बच्चों क्या पता चलता है? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पे नहीं देखा होगा बच्चों। चलिए मैं कुछ यहाँ पे एटम ले लेता हूँ। लाइक बच्चों मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ध्यान से देखिए बच्चों। अब बच्चों ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? सॉरी, ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो आप लोग क्या मुझे बताएंगे? आप लोग बताएंगे सर 8 होता है। तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p4, ये लिखते हैं ना बच्चों आप लोग? यस, या कुछ लोग शॉर्ट में लिखते हैं 2,6। यस, ये भी है। एम आई राइट और रॉन्ग Yes, sir. बच्चों? प्लीज बच्चों मुझे आप ये बताइए कि इसमें ये जो 2 चीज हैं इनको आप क्या बोलते हो? क्या हम इसको बच्चों आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं कि बैलेंस सेल बोलते हैं? क्या बोला जाता है बच्चों दोनों। इनमें से? इन दोनों का दोनों बोलते हैं। वेरी गुड।
तो बच्चों जो आउटरमोस्ट सेल है, जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बच्चों, क्या बोलते हैं उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? यस। Yes, sir. सो बच्चों सबसे पहला पॉइंट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। कोसेस और लेविस का फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल और बैलेंस सेल ओके आर इन्वॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चों? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये बच्चे कौशल और लेविस का अप्रोच है किसकी तरफ? टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली the valence electron are involve in bonding। क्लियर हो बच्चों? फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मैंने आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताया था कैसे क्या होता है, तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या है। तो अब बच्चों इससे क्लियर हुआ ना, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपको जो पता चल गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब बॉन्डिंग की बात आती है तो वहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है? केमिकल इनर्टनेस। हाँ बच्चों, ये इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलता है बच्चों कि अब यहाँ पे देखिए केमिकल इनर्टनेस एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ noble gases are due to presence of 8 electrons okay in their valence cell except helium got it बच्चों? Chemical inertness and extracellular noble gas are due to presence of 8 electron in their valence shell except helium। तो बच्चों इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट 8 नहीं है, यहाँ पे टोटल 6 थे। उसको 8 होने के लिए बच्चों क्या चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। दैट्स व्हाई बच्चों दिस इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द एटम टेंड टू एक्वायर ऑल द एटम्स, जो बच्चों आपने बताया था स्टेबिलिटी, वही पॉइंट पे लिख रहा हूँ। ऑल द एटम्स tend to acquire stable configuration of noble gases और कौन से noble gases बच्चों? nearest noble gases okay gases by कैसे बच्चों? by losing gaining और sharing electrons with other क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? यस क्लियर हुआ? सो बच्चों ये क्या था? एक कॉसेल्स और लेविस का अप्रोच था। इसके प्रति बच्चों केमिकल बॉन्डिंग की तरफ कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका आउटरमोस्ट शेल बच्चों इनकम्प्लीट है। ओके वही क्या करते हैं बच्चों? इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं और वहीं से बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों आप लोग को? यस अगर सबको समझ में आया तो प्लीज एक साथ में मुझे रिप्लाई दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. समझा। Yes, sir. ओके सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल। अब यहाँ से बच्चों कौन आया? क्योंकि जब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं आउटरमोस्ट शेल में तो कौन आता है यहाँ पे बच्चों? ऑक्टेट रूल आता है। अब ऑक्टेट रूल है क्या? ओके चलिए अब ऑक्टेट रूल क्या होता है उसे देखते हैं। ऑक्टेट रूल क्या करते हैं बच्चों? आप सबको पता होगा और बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि ऑक्टेट रूल है क्या। लेकिन बच्चों ये ऑक्टेट
ऑक्टेट किस पे बेस्ड है, ये ऑक्टेट हमें किस पे बेस्ड है, हमें किस बेसिस पे बच्चे इस रूल को इसने बनाया, किसके बेसिस पे। तो सबसे पहला बच्चों जो बेसिक पॉइंट है वो ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड है। बच्चों ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस। किस पे बेस्ड है बच्चों, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस, स्टेबिलिटी ऑफ noble gas, okay, due to presence of 8 electron in the valence shell. Clear? Octet rule is based on the stability of noble gases, okay, due to presence of 8 electrons in valence shell. Clear बच्चों अब तक आप लोग को? Yes. यस या सर। विजिबल नहीं है ना, विजिबिलिटी कैसी बच्चों, प्रॉपर है विजिबिलिटी? अभी ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली नेटवर्क आप जानते ही बच्चों, नेटवर्क का क्या होता है कि इशू चालू हो जाता है हर जगह पे। सो बट अभी ये हेलो ठीक हो सर। जाएगा, डोंट वरी। यस टेल मी। सर इस चैप्टर में कोई ओमिटेड पार्ट है क्या? नहीं बच्चों, जो ओमिटेड पार्ट है मैं आपको पढ़ाते वक्त बताते जाऊंगा, ऐसा कुछ ओमिटेड नहीं है। क्या हुआ, कुछ कहना है नहीं आपको? सर, नहीं नहीं बच्चों, बस इसलिए पूछ रहा मैंने था। नहीं, कुछ ओमिटेड नहीं बच्चों। अगर जो ओमिटेड रहेगा मैं आपको बता दूंगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो भी बताऊंगा। बच्चों मैं अभी जो भी चीज बता रहा हूँ एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन बच्चों ऑक्टेट रूल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्टेट ऑक्टेट रूल। सो बच्चों आपको पहले क्या पता था ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस पे। उसको क्या लगा, ऑक्टेट को भी बच्चों यही पता था कि जो भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होगा, ओके। सो उसने किस पे बेसिस पे देखा बच्चों, नोबल गैस के बेसिस पे देखा। तो ऑक्टेट रूल कहता क्या है बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ये स्टेट क्या कहता है बच्चों, इट स्टेट दैट, ऑक्टेट रूल स्टेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ chemical bond, during the formation of chemical bond, atom loses, gains or share electron with other atom until it acquire a stable electronic configuration of of 8 electrons in the valence shell as in the nearest noble gas except hydrogen atom which acquire 2 electrons like helium। तो बच्चों यही है आपका ऑक्टेट रोल। क्या है बच्चों, सेम। अब आप समझ लीजिए बच्चों, जब स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस है तो बच्चों नोबल गैस में क्या होते हैं, आउट बैलेंस में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। तो बच्चों वही है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन या शेयर क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों को स्टेबिलिटी चाहिए, और उसकी स्टेबिलिटी को किससे कंपेयर किया जाए, नोबल गैस से। अंडरस्टूड? तो वही बच्चों इसका क्या है, रोल है। आई होप बच्चों आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया है। सर इन दिस चैप्टर देयर इज एक्सेप्शन आल्सो। बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो अगर देखा है तो बच्चों केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। क्लियर है? क्योंकि बच्चों हर जगह पे इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ही है। यस और कुछ बच्चों?
किसी को कुछ पूछना है और? यस। सो बच्चों आई होप मैं आपको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर बच्चों इसके आगे हम करते जाएंगे। चलेगा? मैंने आपसे कहा था बच्चों मैं आपको 10-20 तक छोड़ दूंगा। आई थिंक ज्यादा टाइम हो गया। तो बोलिए कंटिन्यू करें कि स्टॉप कर दें? यस टेल मी। बच्चों आपको मैं बताया ना कि आप टेक्स्ट बुक प्लीज टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए। अगर टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों मुझसे पीडीएफ मांगेंगे आप लोग, क्योंकि बच्चों आप एटलीस्ट 11th में है तो टेक्स्ट बुक थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इट्स माय रिक्वेस्ट। बच्चों इस नोट को मुझे सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसे सेंड करता हूँ, बट बच्चों इसका क्या यूज है बताइए? आप बस इसे ही पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों एक बार टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और नॉलेज मिले। यस, क्योंकि बच्चों आप अगर देखिए अगर आप आईआईटी जैसे चीजें करते हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं बच्चों? नॉलेज के लिए, कि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। क्लियर हो सकता है उसमें भी बच्चों कुछ आपको डाउट आ जाए। प्लीज किसी भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए बच्चों, पर्सनली मैसेज कीजिए। मैंने आपको अपना नंबर भी आपको बार बार बता चुका हूँ कि कोई प्रॉब्लम आता है आप लोग मुझे इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, दिस इज माय नंबर। और कॉल भी बच्चों आप सिर्फ एक ही बार कीजिएगा। अगर मैं नहीं पिकअप किया फोन तो समझिएगा कि या तो मैं लेक्चर में या तो मीटिंग में हूँ, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, और मैसेज कर रहे हैं बच्चों तो अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आई एम फ्रॉम दिस बेस, माय नेम इज सो एंड सो। ओके निर्वेद, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो बच्चों प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, तो बच्चों आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए एंड थैंक यू सो मच बच्चों। विश यू have a nice day and all of you please take care of him. Bye Thank you, bachon. sir. Bye. Bye, take care all Yes, of you. sir.